मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत ज्योग्राफी में भारत की खनिज संपदा के विषय में समझेंगे कि भारत में जो खनिज संपदा जो पाई जाती है वो आपने देखा हो। भारत की जो चट्टानें होती हैं जिसके अंतर्गत हमने आपको बताए थे, जो 8 है जो चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें आर्किन्यूक की चट्टानें हो, चाहे धारवाड़ की चट्टानें हो, हड़प्पा क्रम की चट्टानें हो, बिंद क्रम की चट्टानें हो, गोंडवाना लैंड की चट्टानें हो। ये जो चट्टानें हैं, राइट, ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के फिजिकल फॉर्म हो या उनका केमिकल फॉर्म हो, तो फिजिकल फॉर्म और केमिकल फॉर्म से ये जो चट्टानें होती हैं, इसमें ही आपको भारत की खनिज संपदा या जो खनिज संपदाएं होती हैं वो देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये डिफाइन ये करता है कि कौन सी संपदा या कौन सी खनिज संपदा किस चट्टान में देखने को मिलती है। ओके, कौन सी खनिज संपदा किस चट्टान में देखने को मिलती है। तो यह जो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये एक रिफॉर्म है। कोई भी चट्टान है तो उससे आने वाली जो अगली चट्टान है, तो अगली वाली चट्टान जो है उस चट्टान में एक कायांतर चट्टान यानी कि परिवर्तित रूप। ओके, परिवर्तित रूप, तो ही परिवर्तित रूप में जो भी धातुएं आपको मिलेगी, चाहे वो धात्विक पदार्थ हो चाहे वो अधात्विक हो, राइट। ठीक है, अधात्विक जैसे गैसें जिसे बोलते हैं, और धात्विक में तो आप पता ही है धातु आ जाते हैं। तो धात्विक एवं अधात्विक पदार्थ हैं तो वो आपको चट्टानों में देखने को मिलेंगे। एक बात मैंने आपको ये क्लियर बताई थी कि जो खनिज संपदाएं होती हैं, खनिज संपदाएं होती हैं, खनिज संपदा एक्चुअली में चट्टान नहीं होती है। ओके, खनिज संपदा जो होती है वो एक्चुअली में चट्टान नहीं होती है, जबकि खनिज संपदा होती है वो चट्टान में पाई जाती है। ओके, चट्टान में पाई जाती है, जबकि चट्टान को हम खनिज संपदा नहीं बोल सकते हैं। जैसे तांबा है तो तांबा की कोई एक तांबा कोई चट्टान थोड़ी ना है, राइट। तांबा कोई चट्टान नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी चट्टान में देखने को मिलेगा, चाहे वो आपको धारवाड़ की मिल जाए चाहे वो कडप्पा क्रम की मिले, किसी भी चट्टान में हो। लेकिन वो तांबा जो है वो कोई चट्टान नहीं है, एक्चुअली वो चट्टान में पाया जाता है, राइट, चट्टान में मिलता है। तो आप एक चीज यहाँ पे ये क्लियर कट कर लीजिए कि जो भी संपदा है हमारी खनिज संपदा जो है, जो खनिज जो पदार्थ होते हैं वो एक्चुअली में चट्टानों में देखने को मिलते हैं, जो आपको हम ऑलरेडी चट्टानें बता चुके हैं। अब ये चट्टानें जो हैं ये समय के अनुसार इनका परिवर्तित रूप रहा है, तो उसके अनुसार जो संपदाएं रही हैं इसमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। अगर ये परिवर्तन अपक्षय के रूप में हुआ हो या उनका अपर्दन के रूप में हुआ हो, तो अपक्षय व अपर्दन के निरंतर रिफॉर्म की वजह से ही ये चट्टान में पाए जाने वाले जो खनिज हैं इसमें भी भिन्नताएं या उनका जो गुणधर्म है उसमें विशेषताएं देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन फिजिकल जो रिफॉर्म अगर होता है, राइट, फिजिकल जो परिवर्तन अगर देखने को मिलेगा वो सेम कंडीशन रहती है, समझ रहे हो। जैसे आर्के नुक की चट्टान ले लो। अब आर्के नुक की चट्टान में एक ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान है। ओके, अगर उसमें जो भी खनिज पाया जाएगा, जो भी खनिज उसमें पाया जाएगा, अगर उसी का अगर फिजिकल फॉर्म अगर देखोगे तो वही आपको धारवाड़ मिल जाएगा। तो धारवाड़ अगर फिजिकल फॉर्म अगर देखोगे तो जो आर्कियन की जो चट्टान में देखने को मिलेगा वो धारवाड़ में भी वही सेम मिल जाएगा। लेकिन अगर आर्कियन की चट्टान का अगर केमिकल फॉर्म अगर आप देखोगे तो फिर उसमें क्या है, अपर्दन चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि उसमें जो है उसमें जल की मात्रा, घुलनशील मात्राएं जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो घुलनशील में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से जो भी खनिज संपदा है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। माइंड में सेट कर लो, ठीक है। तो फिजिकल फॉर्म है वो चट्टान के अकॉर्डिंग तो बदल जाएगा, लेकिन उसमें उपस्थित जो मटेरियल है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। जबकि रिफॉर्म में अगर केमिकल फॉर्म अगर देखोगे तो केमिकल फॉर्म में अगर कोई भी चट्टान परिवर्तित हो रही है तो उसमें जो भी मटेरियल है या जो भी पदार्थ है वो क्या है, केमिकल फॉर्म के साथ साथ वो भी बदल जाते हैं, समझ रहे हो। जैसे चूना पत्थर है, अब चूना पत्थर आप मान लो, जैसे चूना पत्थर है तो चूना पत्थर अगर केमिकल फॉर्म में आता है तो वो संगमरमर बन जाएगा, राइट। अगर वही चूना पत्थर फिजिकल फॉर्म में आता है तो वो जिस चट्टान में पाया जाता है उसका भले ही दूसरी चट्टान क्यों ना हो जाए, ठीक है, लेकिन उसमें भी चूना ही मिलेगा फिजिकल फॉर्म में, क्योंकि केमिकल फॉर्म में वो संगमरमर बन जाएगा। तो ये माइंड में क्लिक कर लीजिए कि केमिकल फॉर्म से ही चट्टानों में जो मटेरियल होते हैं उसमें है परिवर्तन होता है, जबकि फिजिकल फॉर्म में चट्टानों में कोई भी अगर खनिज संपदा देखने को मिलती है, अगर वही चट्टान का परिवर्तित रूप दूसरा आता है तो उसमें भी वही खनिज संपदा आपको मिलेगी।
समझ रहे हो। तो हम आज का जो लेक्चर है इसी से रेलिवेंट है, और आज हम धात्विक अधात्विक खनिजों पे बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आप जो मुख्य खनिज हैं जैसे कोयला, राइट, कोयला के विषय में समझेंगे। तो कोयला कैसे उत्पन्न होता है, कोयला की क्या क्या रिफॉर्म है, कोयला के कौन कौन से कोयला जो है कौन कौन से भारत में देखने को मिलते हैं, ठीक, उनकी गुणवत्ता के आधार पर कैसे क्या होते हैं, ये विषय हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले एक चीज आप ये जान लीजिए कि भारत की जो खनिज संपदा है, ये खनिज संपदाओं से भारत काफ़ी अपरंपार है, लेकिन काफ़ी देश ऐसे भी हैं जो भारत से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हैं खनिज संपदा के मामले में। ऑस्ट्रेलिया आप देख लो, चाइना आप देख लो, ठीक है। तो ऐसे जो देश हैं, या साउथ अफ्रीका वाले जो देश हैं, आपने अफ्रीका में देखे हों, तो वहाँ भी बहुत सारी खनिज संपदाएँ हैं, लेकिन तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ की संपदाएँ जो है वो अन्य देश, यूरोप जैसे देश उनको दोहन करते रहते हैं। जैसे अब बात ये आती है कि भारत की खनिज संपदा की बात की जाए, तो भारत में अगर आप खनिज संपदा देखोगे, भारत में अगर खनिज संपदा देखोगे, तो खनिज संपदा का मतलब तो आप पहली बात ये समझिए खनिज होते क्या हैं। तो खनिज आप जानते हो, खनिज आप जानते हो ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे धात्विक भी होते हैं और अधात्विक भी होते हैं, राइट। धात्विक भी होते हैं और अधात्विक भी होते हैं। और ये जो खनिज हैं, ये जो खनिज हैं आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये चट्टानों में देखने को मिलेंगे। भले ही वो एक ठोसी अवस्था में हो, चाहे वो एक गैसीय अवस्था में हो, लेकिन वो चट्टानों में ही मिलते हैं, ठीक है। जैसे धात्विक में आप ले लेते हो, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, ये ठोस हैं। क्या है ये, ठोस है। जैसे कोयला है, ठीक है, ये ठोस है, धात्विक है। जबकि गैसीय अवस्था में अगर आप देखोगे, तो गैसीय अवस्था में जो प्राकृतिक गैसें होती हैं उनको हम शामिल कर लेते हैं, राइट, उनको हम शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में बेसिक डिफरेंस यही होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप जानते हो कि खनिज एक्चुअली में अगर देखोगे, खनिज अगर आप देखोगे तो ये किस में पाया जाता है, चट्टानों में मिलता है, चट्टानों में मिलता है। लेकिन बात यहां पे आती है, बात यहां पे आती है कि चट्टानों में जो खनिज पाया जाता है, जो खनिज पाया जाता है, क्या उसमें से सभी को हम धातु निकाल सकते हैं क्या, सभी से धातु निकाल सकते हैं क्या, नहीं। आप एक माइंड में सेट कर लीजिए कि जो भी खनिज संपदा हमारी पृथ्वी पर या जो चट्टानें हैं उसमें देखने को मिलेगी, राइट, तो क्या हम जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, क्या उसमें हम सभी धातु निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। एक माइंड में सेट कर लो कि जितनी भी हमारे यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं सभी धात्विक खनिज से ही समृद्ध नहीं होती हैं। हाँ, खनिज संपदा देखने को मिलेगी, लेकिन सभी में खनिज संपदा मिल जाए ये जरूरी नहीं है, ओके, सभी में खनिज संपदा मिल जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश में खनिज संपदा मिलती है। लेकिन आप माइंड में ये एक क्लिक कर लो कि खनिज जो हैं, खनिज जो हैं वो एक्चुअली में देखा जाए क्या है, पदार्थ हैं, राइट, पदार्थ हैं, ये क्या है, एक प्रकार के पदार्थ हैं। अब इस पदार्थ में, सभी पदार्थ में अगर धातु देखने को मिल जाए तो ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हो, ये जरूरी नहीं है, राइट। किसी में अधात्विक भी देखने को मिलते हैं, पदार्थ के अंतर्गत धात्विक भी आ जाते हैं, ओके, और अधात्विक भी आ जाते हैं। तो एक माइंड में क्लिक कर लीजिए कि धात्विक जो खनिज हैं, धात्विक जो खनिज हैं वो एक प्रकार के धातु होते हैं, राइट, धातु यानी कि ठोस नुमा होते हैं, ठीक है, ठोस होते हैं। अब ये चट्टानों में हर एक चट्टान मिल जाए ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो सभी पदार्थ से हम धातु नहीं निकाल सकते, सभी पदार्थ से हम धातु नहीं निकाल सकते। कुछ पदार्थ में अधात्विक भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे गैसीय प्राकृतिक गैसें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन पदार्थ के अंतर्गत हम धात्विक भी ले लेते हैं, तो कुछ पदार्थों में हम धातु शामिल कर लेते हैं, लेकिन सभी पदार्थ धातु नहीं होते हैं, ओके। माइंड में क्लिक कर लीजिए कि सभी पदार्थ जो हैं वो धातु नहीं होते हैं, जबकि जबकि जितने भी धातु हैं, जितने भी धातु हैं वो पदार्थ हैं। इसका माइंड ऐसे आप पैराग्राफ से समझ लो कि जैसे ये पैराग्राफ ये है, तो ये आपका पदार्थ हो जाएगा और ये आपका धातु हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी धातु हैं सभी पदार्थ हैं, जितने भी धातु सभी पदार्थ हैं, लेकिन सभी पदार्थ धातु हैं क्या, नहीं है। यानी कि कुछ ही धातु हैं वो पदार्थ की अवस्था में पाए मतलब मिलते हैं, ओके। इसके बाद जो कुछ हैं, जो कुछ और बच जाते हैं, उसका मतलब है कि कुछ पदार्थ
क्या है, अधात्विक भी है अर्थात प्राकृतिक गैस भी है। समझ रहे हो, ये माइंड में सेट कर लो। तो इसके बाद आप एक चीज माइंड में और क्लियर कट कर लीजिए कि इसी खनिज संपदा में आप जानते हो अयस्क भी आपको नाम सुना होगा। अयस्क, अयस्क एक्चुअली में क्या होते हैं? अयस्क एक प्रकार के, अगर आप देखोगे तो अयस्क अगर आप देखोगे तो अयस्क जो होते हैं वो एक्चुअली में जो ऑक्साइड के जो भी पदार्थ मिलेंगे ऑक्साइड के रूप में, ठोस पदार्थ जो भी ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे वो सभी अयस्क की अवस्था में होते हैं। जैसे हेमेटाइट ले लो लोहे के, ठीक, सिलेराइट ले लो, चाहे मैग्नेटाइट ले लो, चाहे मिलेमाइट ले लो, ये जो पदार्थ हैं, राइट, ये जो पदार्थ हैं ये अयस्क हैं, ठीक, अयस्क की फॉर्म में होते हैं। अयस्क का मतलब ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन के फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड के, राइट, ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं वो, राइट। जब उनका निष्कर्षण आप करोगे, बाहर लेकर के आओगे, उसे क्या करोगे, बात्या भट्टी में करोगे, तो फिर उसमें जो भी कार्बन होता है उस कार्बन को कम करते जाओगे, राइट, उस कार्बन को कम करते जाओगे, तो फिर जानते हो ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, ये सब बनते हैं, ठीक है। लेकिन माइंड में एक चीज पॉइंट माइंड में सेट कर लीजिए कि अयस्क जो होते हैं वो एक्चुअली में कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके जो मटेरियल आपको मिलेंगे, कार्बन ऑक्सीजन करके जो क्रिया करके जो मटेरियल आपको चट्टानों में मिलेंगे वो अयस्क अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? अयस्क अवस्था में होते हैं। तो अयस्क एक्चुअली में कुछ नहीं है, अयस्क ऐसे धातु हैं, अयस्क एक प्रकार ऐसे धातु होते हैं जो पृथ्वी में ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हों, यानी कि ऑक्साइड फॉर्म में, राइट, ये ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हों, वो अयस्क अवस्था में माने जाते हैं। तो यहां पे एक माइंड में और क्लियर कट कर लीजिए कि अयस्क जितने होते हैं, अयस्क जितने होते हैं वो सभी खनिज होते हैं। समझ रहे हो, अयस्क जितने होते हैं वो सभी खनिज होते हैं। लेकिन क्या खनिज सभी अयस्क होते हैं? नहीं होते हैं। क्या खनिज सभी अयस्क होते हैं? नहीं होते हैं। देखो, जैसे पत्थर की बात कर लो आप, पत्थर भी एक प्रकार का खनिज है, क्योंकि ये पत्थर का हम प्रयोग करते हैं, घरों में प्रयोग करते हैं, सड़क पर प्रयोग करते हैं, गिट्टी होती है, ये हम सभी में प्रयोग करते हैं कि नहीं? सड़क मार्ग में प्रयोग करते हैं, घरों में भी बिछाते हैं, तो पत्थर को हम प्रयोग करते हैं। तो पत्थर क्या है? एक खनिज है। पत्थर क्या है? खनिज। क्या पत्थर अयस्क है? क्या पत्थर अयस्क है? क्या नहीं है, राइट, पत्थर अयस्क नहीं है, पत्थर खनिज है, ठीक है। तो खनिज का जो स्वरूप है काफी विस्तृत है, काफी बड़ा है, जबकि अयस्क है उसकी तुलना में छोटा है, ठीक है। जैसे आप कोयला की बात कर लो, तो क्या कोयला खनिज है? बिल्कुल है, खनिज कोयला है। लेकिन क्या कोयला अयस्क है? क्या कोयला अयस्क है? नहीं है, क्योंकि कोयला आप देखोगे तो कोयला शुरुआत में आप जानते हो कोयला के एक सूत्र क्या होता है? केवल सी होता है, कार्बन, मतलब सी होता है कार्बन। कोयला एक प्रकार का कार्बन ही होता है, राइट। लेकिन आप जानते हो जब इसका स्टार्टिंग फॉर्म होता है उस समय आपको कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन समय के साथ साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं इससे, तो ये कार्बन फॉर्म में जमता है चट्टानों में, ओनली कार्बन फॉर्म में। तो इसके साथ में ना ऑक्सीजन होते हैं ना हाइड्रोजन होती है, ना ऑक्सीजन होती है ना हाइड्रोजन होती है, इसलिए ये ऑक्साइड के रूप में नहीं पाया जाता है, तभी ये कोयला अयस्क नहीं होता है, जबकि ये खनिज होता है। समझ रहे हो, ये खनिज होता है, अयस्क नहीं होता है। तो आप एक माइंड में क्लियर कट ये कर लो कि जो अयस्क हैं, जितने भी अयस्क होते हैं, जितने भी अयस्क होते हैं वो सभी खनिज होते हैं, वो सभी खनिज होते हैं, राइट, वो सभी खनिज होते हैं। जबकि जबकि जितने भी खनिज हैं, जितने भी खनिज हैं वो सभी अयस्क होते हैं क्या? नहीं। समझ रहे हो, तो यानी कि खनिज जो है इसका डायग्राम बनाओगे तो बड़ा है और अयस्क छोटा है। तो अयस्क आप इस प्रकार से ले लो और खनिज इस प्रकार से ले लो, यानी कि भारत में जितने भी आपको पदार्थ रूप में मटेरियल मिलेगा वो टोटल क्या है? खनिज है, वो टोटल क्या है? खनिज है। जबकि अयस्क ऐसे धातु होते हैं, ठीक है, ऐसे धातु होते हैं या ऐसे अधात्विक भी तत्व होते हैं जो ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके साथ में देखने को मिलते हैं,
वैसे तो कार्बन के साथ तो अन्य गैसें मिल जाएंगी, जैसे मीथेन है, मिल जाती है। कार्बन केवल कार्बन के रूप में नहीं होता है, उसमें अन्य गैसें भी मिलती हैं, जैसे प्राकृतिक गैसें होती हैं, जैसे मीथेन है, वो मिल जाएगी। लेकिन क्या उसमें ऑक्साइड फॉर्म में होता है क्या? वो नहीं होता है ना। इसीलिए अयस्क कोयला अयस्क नहीं होता है, जबकि खनिज होता है वो। समझ रहे हो? कोयला जो है वो खनिज होता है, अयस्क नहीं होता है। अयस्क हमेशा याद रखना वो ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं। राइट। चलिए, तो ये बात माइंड में आपको क्लियर कट हो जानी चाहिए। चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि खनिज जो है, जितने भी अयस्क होते हैं वो सभी खनिज होते हैं, जबकि जितने भी खनिज हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे आप कार्बन ले लो। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें माइंड में बेसिक चीज़ें हैं, समझ में आनी चाहिए। और ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे इसमें अगर हम डीपली चलेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक है। चलो, अब बात हम करते हैं कि हमारे जो खनिज होते हैं वो दो फॉर्म पाए जाते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक आपको पता ही होना चाहिए, धातु फॉर्म में होते हैं। राइट। और अधात्विक आपको पता होना चाहिए, ये गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये गैसीय अवस्था में होते हैं, जबकि धात्विक एक ठोस अवस्था में होते हैं, एक भौतिक फॉर्म में आप उनको देख सकते हो। जबकि क्या अधात्विक है, उनको देख सकते हो क्या? नहीं। लेकिन उनका जब एक ही एकत्रित किया जाता है तो वो केमिकल फॉर्म में आप देख सकते हो, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन उसे धातु अवस्था में, ठोस अवस्था में आप स्वतंत्र अवस्था में उसे नहीं देख सकते हो। जबकि धातु जो होते हैं वो हमारी आंखों से दिखते हैं, हमारे नेत्रों से दिखते हैं, जबकि अधात्विक चीज़ें नहीं दिखती हैं। समझ रहे हो? तो ये माइंड में आपके क्लियर कट होनी चाहिए, ये माइंड में आपके क्लियर कट होनी चाहिए। चलो, तो धात्विक के अंतर्गत आप जानते हो, धात्विक के अंतर्गत आप जानते हो कि जो भी धात्विक हैं, जो भी धात्विक हैं आपको ये अयस्क फॉर्म में मिलेंगी, अयस्क के फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, ये किसके रूप में मिलेगी? अयस्क के फॉर्म में मिलेगी। जैसे आप जानते हो कि लोहे का आप फॉर्म ले लो, ठीक, लोहे का ले लो, तो लोहे के आप अगर आप चट्टानों में देखोगे तो चट्टानों में आपको, जैसे हमने बहुत सारी आपको चट्टानें बताई थी ना, जैसे आर्कियन युग की चट्टानें, ठीक, हार्बार्ड की चट्टानें, हड़प्पा क्रम की चट्टानें, ठीक, इसके बाद आता है बिंद क्रम की चट्टानें, ठीक, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। और इसके बाद आता है जैसे क्वार्टरी युग की चट्टानें, ठीक, टर्सरी युग की चट्टानें, ठीक है। ये चट्टानें हैं, एक चट्टान और है, ठीक है, चलो उसको हम देखेंगे फिर बताएंगे। तो ये जो चट्टानें होती हैं, ओके, ये जो चट्टानें होती हैं, इन्हीं चट्टानों में आपको क्या मिलेगा? ये सभी पदार्थ मिलते हैं, लेकिन इनका परिवर्तित स्वरूप होता जाता है। ये जो आपको चट्टानें हैं ना, ये एक दूसरे का परिवर्तित स्वरूप है, परिवर्तित रूप है। पहले आर्कियन आई, इसमें निक्षेपण क्रिया हुई, निरंतर बदलाव होता गया, तो वही चट्टान है लंबे समय में धारवाड़ की चट्टान बन गई। ठीक है। अब जैसे इसमें अगर कोई पदार्थ है, इसमें कोई पदार्थ है, अगर इसमें अगर केमिकल फॉर्म इसका चेंज नहीं होता है ना, तो वो धारवाड़ क्रम में जो भी मटेरियल इसके अंतर्गत पाया जाएगा वो इसमें भी वही मिलेगा। ठीक, क्योंकि उसमें कोई केमिकल फॉर्म नहीं हुई है। अगर फिजिकल फॉर्म हुई ओनली, ठीक, फिजिकल फॉर्म हुई है तो वही मिलेगा आपको। अगर केमिकल फॉर्म हुई है तो फिर इसमें जो मटेरियल पाया जाएगा तो उसकी तुलना में ये मटेरियल चेंज मिलेगा। समझ रहे हो? इसमें जो मिलेगा, अगर आप इसका अगर देखोगे, इसके अंतर्गत जो भी मटेरियल मिलेगा, अगर इसका फिजिकल फॉर्म ओनली चेंज होता है, यानी कि जो मतलब कि अपक्षय होता है, केवल अपक्षय, अपर्दन नहीं, नदियों के साथ उनका किसी प्रकार की संलग्नता नहीं है, ठीक, H2O के साथ नहीं है, तो जो धारवाड़ में जो भी आपको सोना मिलेगा ना, तो वो कुड़प्पा क्रम में भी सोना मिल जाएगा। समझ रहे हो? वो फिजिकल फॉर्म में नहीं चेंज हुआ ना। ठीक है। अगर इसका केमिकल फॉर्म में चेंज हो रहा है, केमिकल फॉर्म में चेंज हो रहा है, राइट, तो फिर इसका आप जानते हो कि ये सोना है। ठीक है, ये सोना है तो फिर ये इसमें आपको हीरा मिल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये जो चट्टाने हैं ना, ये चट्टानन का जो परिवर्तित रूप है, ये भौतिक एवं
केमिकल, रासायनिक, इन दोनों के बदलाव से ही देखने को मिलता है। तो आप माइंड में सेट कर लो कि धात्विक जो खनिज होते हैं, धात्विक जो खनिज होते हैं वो इसी में ही मिलते हैं, और अधात्विक भी खनिज हैं वो इसी में ही मिलते हैं, यही चट्टानों में मिलते हैं। और इन चट्टानों में ऑलरेडी आपको कंप्लीट समझा चुके हैं, वो समझ चुके हो आप। अब बात ये आती है कि धात्विक खनिज है, तो धात्विक में क्या मिलता है, वो अयस्क मिलता है, और अयस्क एक प्रकार के जानते हो लोहे है, ठीक। जैसे लोह ले लो, तो लोहो के आप जानते हो कितने सारे अयस्क होते हैं, 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपने पढ़ा हो जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, टेलेराइट है, इसके बाद मेलेनेमाइट है। ये 4 जो फॉर्म है ना लोहे के, ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये अयस्क है। क्या है, ये अयस्क है, राइट। अयस्क के रूप में होते हैं, इनके साथ ऑक्साइड के रूप में होते हैं, यानी अयस्क का मतलब ऑक्साइड के रूप में होना। जबकि अधात्विक जो होते हैं, अधात्विक अगर आप देखोगे, अधात्विक अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में इनके साथ ऑक्साइड का रूप हो ये जरूरी नहीं है, ठीक, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अधात्विक खनिज एक्चुअली में अयस्क के रूप में नहीं मिलते हैं। अधात्विक जो खनिज होते हैं वो अयस्क के रूप में आपको नहीं मिलेंगे, ऑक्साइड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे आप ले लो, जैसे कोयला है, कोयला क्या है, अधात्विक है, कोयला क्या है, अधात्विक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आप देख लो, ठीक है, तो पेट्रोलियम आप देख लो। इसके बाद प्राकृतिक गैसें देख लो, कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये धात्विक नहीं है, ये अधात्विक है। जबकि कोयला एक ऐसा, आप एक अपवाद के रूप में है कोयला, कोयला एक ठोस अवस्था में मिलता है, कोयला ठोस अवस्था में मिलता है, ठीक है, लेकिन कोयला एक्चुअली में वो धातु नहीं है, धातु नहीं है, वो अधात्विक है, क्योंकि वो ऑक्साइड फॉर्म में नहीं मिलता है, समझ रहे हो। तो अधात्विक तत्वों में आपको ऑक्साइड फॉर्म नहीं मिलता है, जबकि धात्विक तत्वों में जो पदार्थ पाया जाता है वो अयस्क रूप में होता है। तो धात्विक अधात्विक में बेसिक यही डिफरेंस है कि अधात्विक जितने भी आपको पदार्थ मिलेंगे उसमें ऑक्साइड फॉर्म नहीं मिलता है, ठीक है, जबकि धात्विक फॉर्म मिलेंगे वो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म में, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण के रूप में, ठीक है, ऑक्सीकरण। चलिए, तो आप एक माइंड में यही क्लियर कट कर सकते हो। चलो, तो एक चीज़ और आप समझ लो, तो अधात्विक में जैसे क्या क्या आ जाता है, तो इसके अंतर्गत जैसे कोयला आता है, ठीक है, कोयला के बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जैसे, और इसके बाद प्राकृतिक गैसें हैं, ठीक, ये सभी जो है ना, ये सभी आपको अधात्विक तत्वों के अंतर्गत इनको हम समाहित कर लेते हैं। जबकि धात्विक में है उसमें अयस्क रूप में जो भी धातु पाए जाते हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो अन्य धातु हो, राइट, वो सभी इसी में ही देखने को मिलते हैं। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अधात्विक तत्वों की। अधात्विक तत्वों के अंतर्गत हम पहले क्या पढ़ते हैं, कोयला को। तो पहले हम कोयला को समझते हैं कि कोयला एक्चुअली में क्या है, कैसे बनता है, और कोयला बनने के बेसिक कारण क्या है, इसका जो वर्तमान में प्रयोग है वो कैसे क्या होता है, इसके विषय में डिटेल से समझते हैं। चलो, वैसे इनसे संबंधित ना जो डाटा है वो एक बार आप न्यूज में देख सकते हो या किसी वेबसाइट पे देख सकते हो, गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइटें चलती हैं खनन से संबंधित, उन पे आप देख सकते हो कि कोयला कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ कम है, क्योंकि ये उत्खनन के साथ साथ ये कम ज़्यादा होता रहता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। लेकिन बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पीसीएस लेवल में वैसा पूछ देता है कहाँ कम कहाँ ज़्यादा है, तो वो अपना न्यूज में देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिजों की। तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत सबसे पहले हम शामिल करेंगे कोयला को, क्योंकि कोयला एक प्रकार का अधात्विक खनिज के ही अंतर्गत समाहित करते हैं। वो भले ही ठोस हो, ठीक है, लेकिन वो ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है, राइट, वो अयस्क के रूप में नहीं है, तो इसलिए हम उसे अधात्विक में शामिल कर लेते हैं। तो पहला आता है कोयला। तो कोयला देखो, अगर बात की जाए कोयला की, तो कोयला आप जानते हो कि ये आपको 2 प्रकार की चट्टानों में मिलता है। पहली चट्टानें ऐसी थी, आर्कियनयुग की चट्टानों में भी मिलेगा इस कोयला, और दूसरा मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, ठीक है। तो कोयला जो है ना, कोयला जो है आपको 2 प्रकार की चट्टानों में मिलेंगे। और कोयला आप जानते हो किससे बनता है, ये पहले समझ लो बनता किससे है। तो जो भी आप जानते हो, हमारे यहाँ पर जितने भी आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, राइट, पेड़ पौधे मिलेंगे,
इनका निरंतर क्या होता है, पृथ्वी पर जब उथल पुथल होती है तो यही पेड़ पौधे दबते जाते हैं, राइट, दबते जाते हैं। तो इनके जो अपशिष्ट होते हैं, राइट, इनका जो अपशिष्ट होते हैं, इन्हीं अपशिष्टों के समय के साथ, लंबे समय के साथ, लॉन्ग टाइम के साथ, यही जो अपशिष्ट हैं इनमें निरंतर बदलाव होता जाता है। ऑक्सीजन अलग होता जाएगा, हाइड्रोजन अलग होता जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन समय के साथ जैसे अलग होते जाएंगे तो ये फिर एक कार्बन फॉर्म में बचता है। ठीक है, तो आप जैसे आप जानते हो कि जैसे पेड़ पौधे हुए, पेड़ पौधे ले लो, जीव जंतु ले लो, पेड़ पौधे और जीव जंतु, इनके दबने से, और इनके कहाँ दबने से, ओनली ओनली स्थल क्षेत्र में, स्थल क्षेत्र में। हम इनकी जल की क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली स्थल की। जब ये पेड़ पौधे, ठीक है, और जीव जंतु है, इनके जो अवसाद हैं, राइट, इनके जो अपशिष्ट है, वो निरंतर क्या होता है कि किसी पृथ्वी पर भूकंप जैसी घटनाएं आई या कहीं पृथ्वी में दरार आ गई, वहां पर क्या है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो दब गए। ठीक, वो दब गए नीचे। तो यही पेड़ पौधे जीव जंतु, जैसे हम मनुष्य हैं, ठीक है, या हम किसी भी नीचे दब गए, तो हम एक समय बाद कोयला बनेंगे, और एक समय बाद हम कोयला से भी हम हीरा भी बन सकते हैं। समझ रहे हो, कोयला से हम हीरा भी बन सकते हैं, ग्रेफाइट भी बन सकते हैं। तो ये जो है ना, ये जो चमक आती है ना, ये समय के साथ, परिवर्तन के साथ, समय के साथ निरंतर लाखों करोड़ों वर्षों में ये समय बदलाव होता है। अब मान लो जो वर्तमान में आज कोयला देखते हो ना, वर्तमान में जो आज कोयला देखते हो, ये आज कोयला जो दिख रहा है ना, ये बहुत साल हैं, करोड़ों साल पहले कभी पृथ्वी में ऐसी कोई आकस्मिक घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो मर गए, दब गए, और वही पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनका निरंतर क्या होता गया, पृथ्वी के अंदर निरंतर उनका दबाव की वजह से, राइट, या उसमें केमिकल क्रियाओं की वजह से, भौतिक क्रियाओं की वजह से, यही जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो कोयला बन गए, राइट, वो क्या बन गए, कोयला बन गए। तो एक माइंड में सेट कर लो कि जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं ये जब पृथ्वी पे दबते हैं, पृथ्वी पे दबते हैं, तो यही एक समय बाद, एक समय बाद आने वाली पीढ़ी को यही कोयला के फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, तो ये माइंड में आपके होना चाहिए। तो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, जीव जंतु तो आप जानते ही हो, जानवर हुए, मनुष्य हुए, जितने भी प्राणी हैं वो भी, और पेड़ पौधे हैं वो भी, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर बना होता है ना, इनका जो स्ट्रक्चर बना होता है वो आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। समझ रहे हो, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, राइट, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो आपको प्रकार पेड़ पौधे जैसे सेलुलोज देखते हो, उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है, या मनुष्य का जो शरीर है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही बना होता है। लेकिन जब ये चीज़ें दब जाती हैं, पृथ्वी पर नीचे चली जाती हैं, तो समय के साथ ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन भी अलग हो जाएगा, बचेगा क्या, कार्बन। ठीक, कार्बन बचेगा। तो यही कार्बन जो है निरंतर दबता जाएगा, दबता जाएगा, इस प्रकार से दबता जाएगा, तो एक समय बाद यही चट्टान का रूप ले लेगा। तो कार्बन एक्चुअली में ये चट्टानों में आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हो, चट्टानों में देखने को मिलेगा। तो यही रीजन है, यही रीजन है कि जैसे जैसे पृथ्वी उथल पुथल होती जाती है तो ऊपर आने वाले जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो दब गए, वो समय के साथ और नीचे और नीचे गहराई से दबते चले जाते हैं, गहराई से दबते चले जाते हैं। इस वजह से यही जो नीचे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, इसकी वजह से आप जानते हो यहाँ पर क्या होती है, ये क्रिया होती है किससे, ये होती है भौतिक क्रिया। और भौतिक क्रिया में आप जानते हो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और यही कोयला, यही जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं ये कोयला का रूप ले लेंगे, ये कोयला का रूप ले लेंगे, तो यही बन जाता है कार्बन। ठीक है, और कोयला का कोई सूत्र नहीं है, कोयला का केवल कार्बन सी, ओनली यही एक फार्मूला होता है, समझ रहे हो। क्योंकि इनकी जो डेड बॉडी है ना, ये CHO यानी कि मनुष्य या कोई पेड़ पौधे हैं, पादप जगत है या जीव जंतु जगत है, इनकी जो बॉडी बनी होती है, राइट, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी होती है। वैसे और भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका जो केमिकल है बहुत कम है, जबकि इसका ज़्यादा है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। अब यही क्या है, यही जब नीचे दब जाते हैं, यही जब दब जाता है तो समय के साथ प्रेशर, ठीक, टेम्परेचर, तो इसकी वजह से इसमें निष्कर्षण होता है, और ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये इससे अलग हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। तो यही क्या बचता है, कार्बन बचता है। ठीक, यही कार्बन बचता है, तो यही एक्चुअली में कोयला का फार्मूला है, समझ रहे हो।
तो आप एक माइंड में क्लियर कट कर लो कि यही जो चट्टानें होती हैं, यही चट्टानें हैं, ये चट्टानों में पाया जाता है। तो सबसे पहले आप एक माइंड में सेट करो कि ऐसी उथल पुथल कब हुई होगी, पहले जो वर्तमान में कोयला निकलता है तो कब हुई होगी। तो पहले आप एक समझो, आज के 25 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी में कार्बोनिफेरस युग था। तो कार्बोनिफेरस युग में ही क्या हुआ था कि उस समय जो पेंजिया था ये दो भागों में बराबर टूट गया था, इस प्रकार से टूट गया था। तो यहाँ पर जो भी जितने भी पेड़ पौधे थे उस समय, पेड़ पौधे जितने भी थे इस समय, तो ये पेड़ पौधे इसके नीचे दब गए, समझ रहे हो, इसके नीचे दब गए। अब ये दबने से निरंतर नीचे दबते गए, क्यों दबते गए, और फिर इसके बाद इनका क्या है, जितनी भी ये प्लेटें थी फिर ये मूवमेंट करने लगती हैं ना, मूवमेंट करने लगती हैं, तो ये तो दब गए, अब प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं, तो टेम्परेचर प्रेशर ये भी हाई हो रहा है। तो इसकी वजह से इसमें जो फिजिकल फॉर्म है वो बदलता जाता है। तो कार्बन डेटिंग आपने देखी है, वो आपने समझाओ। तो फिर इनकी अर्धायु निकाली जाती है, वो कार्बन 12 कार्बन 14 से, ठीक है, वो हम समझा देंगे बाद में। लेकिन एक माइंड में यही सेट कर लो कि जैसे जैसे आप जानते हो कि कार्बोनिफेरस जब युग था तो उस युग में पृथ्वी पर ये जो पेंजिया था दो बराबर भागों में विभाजित हो गया। ऊपर वाला आपका गोंडवाना लॉरेशिया क्षेत्र बना, ठीक है, लॉरेशिया वाला, ठीक, और ये वाला है आपका गोंडवाना क्षेत्र बना, ठीक, ये है गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं, ये लॉरेशिया। तो ये वाला आप जानते हो, इसके बीच जो यहाँ पर जितने भी मटेरियल था, जितने पेड़ पौधे जीव जंतु थे वो दब गए। अब वो दब गए तो फिर वो क्या बनेंगे, वो स्थल युग में दबे कि नहीं, वो स्थल में दबे, इसी स्थल में दबे। ओके, तो यहाँ पर आप एक माइंड में सेट कर लो कि यहाँ जरूरी नहीं कि हर जगह स्थल ही रहा हो, कुछ ऐसा रहा जो जल क्षेत्र हो गया हो, जैसे आप यहाँ पे तैतीस सागर भी बन जाता है ना, जैसे ऊपर और ऊपर, ये ऊपर नीचे दो क्षेत्र हो गए, तो बीच का में क्या जल भर गया, ये ऊपर जो पैंथालजा था इसका ये वाला, तो ये जल भर गया तो ये तैतीस सागर बन गया, भूमध्य सागर जैसे बोलते हैं, लेकिन अब वो भूमध्य सागर के रूप में है, तैतीस सागर का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, ठीक है। अब ये तैतीस सागर बन गया, तो ये तैतीस सागर में भी पेड़ पौधे दबे, तैतीस सागर में ही पेड़ पौधे दबे। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी थे जो स्थल क्षेत्र में भी दब गए, क्षेत्र में भी वो दब गए, ठीक है। तो इसकी वजह से यही पेड़ पौधे में निरंतर क्या होता गया, निरंतर उथल पुथल होती गई, तो यही पेड़ पौधे दबते गए। तो यही कार्बोनिफेरस युग में जो आपको कोयला मिलता है तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। ये 25 करोड़ वर्ष पुराना, और ये बहुत कम है, इसका अस्तित्व लगभग में धीरे धीरे जो कोयला है वो खत्म होता गया है। तो ये कोयला आपको कहाँ मिलेगा, एक्चुअली में जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं, राइट, ये आर्कियन युग की जो चट्टानें होती हैं इसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, समझ रहे। तो आर्कियन युग की चट्टानें हैं, ठीक है, उसी आर्कियन युग की अगर चट्टानें देखोगे तो स्टार्टिंग की चट्टानें हैं, फर्स्ट चट्टानें मानी जाती हैं। तो ये कार्बोनिफेरस युग में आप जानते हो कि ये जो चट्टानें हैं इसमें आपको मिल जाएगा। रीजन क्या है कि ये चट्टानें, ऐसा तो है नहीं कि कार्बोनिफेरस युग आए तभी ये चट्टानें बनी, ऐसा नहीं है। ये चट्टानें तो तब बनी थी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, और पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो उसके ठंडे से ये चट्टानें बन गई, राइट, ये चट्टानें ठंडे से बन गई, क्योंकि आर्कियन ये एक प्रकार की चट्टानें जो है ये ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, राइट, ये कैसी ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। तो ये पृथ्वी में जब ठंडी हुई थी तब बनी थी, लेकिन कार्बोनिफेरस युग तो बाद में आया। अब जब ये कार्बोनिफेरस युग के बाद क्या हुआ कि इसमें निरंतर गतिविधियां हुई, उथल पुथल हुई, तो यही आर्कियन युग की जो चट्टानें थी इसमें ही क्या है, यही कार्बोनिफेरस युग में जितने भी पेड़ पौधे दबे तो ये जो आर्कियन युग की चट्टानें थी उसमें ही ये नीचे दबते गए, तो यही कार्बन का रूप ले लिए, ठीक है। तो जहां जहां आपको आर्कियन युग की चट्टानें देखने को मिलेंगी वहां पर आपको वेस्ट क्वालिटी का कोयला मिल जाता है, आपको वेस्ट क्वालिटी का। तो आप एक माइंड में सेट कर लो, जो कोयले आपको देखने को मिलेंगे तो ये कार्बोनिफेरस युग का भी मिलेगा। दूसरा आप देखोगे आपको मिलेगा गोंडवाना लैंड का, ठीक है, क्योंकि गोंडवाना लैंड में भी आप देखोगे तो उस समय भी, ठीक, उस समय भी जब गोंडवाना जो समय चल रहा था तो उस समय भी पृथ्वी पर उथल पुथल हुई। तो पृथ्वी पर दो बार उथल पुथल हुई है, एक बार कार्बोनिफेरस युग में हुई, एक गोंडवाना लैंड का उस समय था, उस समय ये हुई है, राइट। तो उस समय भी हुई है और कार्बोनिफेरस युग में हुई। तो कार्बोनिफेरस युग में आप देखोगे तो उस समय का जो कोयला निकलता है ना अब बहुत कम है,
ठीक है। अगर आप देखोगे तो थोड़ा राजस्थान वाले क्षेत्र में मिल जाता है आर्कियन का, मतलब कार्बोनिफेरस युग में जो कोयला था, लेकिन वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का कोयला है, समझ रहे हो, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है, लेकिन वो कोयला जो है ना बहुत कम मिलता है, क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे आप समय जब बदलता जाता है तो कोयला की जो गुणवत्ता है या कोयला की जो गुणधर्म है, भौतिक जो फिजिकल गुणधर्म है, उसमें भी एक्सचेंज होता रहता है, बदलाव होता रहता है। जितना समय गुजरेगा उतना ही अच्छा कोयला बनता है, ठीक, उतना ही अच्छा कोयला बनता है, समझ रहे हो। उसमें जो भी मिश्रित धातुएं, अन्य चीज़ें मिश्रित जो भी पदार्थ मिलेंगे यहाँ पे, धातु नहीं मिश्रित पदार्थ और भी होंगे, वो धीरे धीरे क्या है खत्म होते जाते हैं, तो वेस्ट कोयला बन जाता है वो। ठीक है, तो आप एक चीज़ माइंड में सेट कर लो कि भारत पृथ्वी पर 2 बार उथल पुथल हुई, एक 25 करोड़ वर्ष पहले हुई है और एक आपको 10 से 12 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, तो ये अनुमानित आंकड़े हैं, ठीक है, अनुमानित आंकड़े हैं, तो ये कार्बन डेटिंग से ही पता चलता है। तो अब बात ये आती है कि कार्बोनिफेरस युग में और इसके बाद ये गोंडवाना क्रम में, ठीक, गोंडवाना जो चट्टानें बनी हैं, तो उस समय भी पृथ्वी उथल पुथल हुई है, तो फिर ये 4 प्रकार की चट्टानें बनी। पहले जो उथल पुथल हुई थी, सुनना, पहले जो उथल पुथल हुई थी उससे ये 4 प्रकार की चट्टानें बनी थी, और फिर बाद में उथल पुथल हुई, फिर इसके बाद ये 4 प्रकार की चट्टानें बनी, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप ये माइंड में सेट होना चाहिए कि ऊपर की 4 जो चट्टानें हैं इनका परिवर्तित रूप है वो आपको कार्बोनिफेरस युग में देखने को मिलेगा। इसके बाद ये 4 चट्टानें बाद में बनी, लेकिन ये बनी इसी से ही है, इसी से ही बनी है, लेकिन ये फिर से उथल पुथल हुई है, तो इसके बाद ये चट्टानें बनी। ठीक है, तो ये गोंडवाना में भी 10 से 12 करोड़ वर्ष पूर्व फिर से उथल पुथल हुई, तब यही पेड़ पौधे पुनः दबे, तो उस समय भी कोयला बना। तो वो कोयला जो है, गोंडवाना क्रम का जो कोयला है, वो इतना बेस्ट क्वालिटी का नहीं है, जबकि आपको कार्बोनिफेरस युग में का जो कोयला है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। तो कोयला के कुछ फॉर्म होते हैं, वो थोड़ा समझो। जैसे आपने समझा हो कि 4 प्रकार का कोयला होता है। पहला कोयला आप देखोगे तो पीट, पहला आपको मिलेगा पीट, तो पीट कोयला, राइट। दूसरा आपको मिलेगा लिग्नाइट, दूसरा है लिग्नाइट। तीसरा बिटुमिनस, ठीक, और जो चौथा है एंथ्रासाइड। ठीक है, ये 4 प्रकार के कोयले हैं, इनके जो फिजिकल फॉर्म है वो 4 प्रकार के हैं, और ये 4 प्रकार का जो कोयला है ये इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, राइट, ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग है। तो आप देखोगे कि जो पीट कोयला है, पीट जो कोयला है आप जानते हो जो घरों में यूज किया जाता है ना, जो पीट कोयला है जो घरों में आप देखते हो जो प्रयोग करते हैं, वो कौन सा कोयला प्रयोग करते हैं, वो पीट कोयला प्रयोग करते हैं। कौन सा करते हैं, पीट कोयला। तो पीट कोयला हमेशा आपने देखा हो कि जब यूज करते हैं घरों में, तो क्या जब वो यूज करते हैं तो उसमें आपने देखा हो धुआं जो होता है काला काला निकलता है, समझ रहे हो, उसमें जो धुआं जो होता है वो काला काला निकलता है। इसका रीजन ये है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा, समझ रहे हो, इसमें आपको एक्स्ट्रा कार्बन देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो कार्बन जो है वो दहन नहीं हो पाया है, समझ रहे हो, वो कार्बन है वो दहन नहीं हो पाया। तो पीट कोयला हमेशा आपको काला काला सा, आप जब कभी आप जैसे पेड़ पौधे आप देख लो, ठीक है, पेड़ पौधे को आप जलाना तो उसमें भी लकड़ी जलाना, तो उसमें आप देखोगे तो वो एक प्रकार का पीट कोयला से जब वो रूप लेता है ना, तो उसमें आप देखोगे काला काला धुआं निकलता है। ठीक है, तो पीट कोयला हमेशा याद रखना इसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी जो राख होगी वो भी आपको काली मिलेगी, वो भी आपको काली मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो कोयला की मात्रा होती है वो 30 से 40% होती है, 30 से 40% मात्र कोयला होता है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे इसका कोयला जो है ना, जब ये जलाया जाता है, राइट, जब ये जलाया जाता है तो इसकी जो ऊर्जा बदलेगी, कोयला हमेशा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आपने E = mc² देखा हो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु जल रही है तो इसका मतलब ये है, अगर कोई वस्तु अगर ऊर्जा का रूप ले रही है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान घट रहा है, समझ रहे हो। आपने पढ़ा हो
आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc²। तो उन्होंने यही स्पष्ट कहा था कि अगर कोई वस्तु की अगर द्रव्यमान में कमी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ऊर्जा का रूप में बदल रही है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर पीट कोयला देखोगे तो पीट कोयला में अगर 30 से 40% अगर उसका दहन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका द्रव्यमान नष्ट हो रहा है, लेकिन वो द्रव्यमान जो है पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कार्बन मिश्रण है। वो कोयला नहीं है, मिश्रण है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा मिश्रण है उसमें। इसका मतलब ये है कि अन्य गैसें भी उसमें देखने को मिल जाएंगी। तो हमने आपको बताया ना कि कार्बन जो होता है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं होती है, लेकिन जो कार्बन होता है उसमें अन्य गैसें मिल जाती हैं साथ में, जैसे मीथेन आप ले लो एग्जाम्पल में। तो पीट कोयला है उसमें मीथेन की मात्रा आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए ये कोयला जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं माना जाता है। इसमें 30 से 40% ही ये कोयला की मात्रा लमसम में होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आपने देखा हो जब ये जलाते हैं तो ये ढेर सारी राख बन जाती है, नीचे ढेर सारी राख बन जाती है और ऊर्जा जो होती है वो कम मात्रा में जाती है। धुआं धुआं रहता है, काला काला सा, समझ रहे हो, धुआं धुआं रहता है काला काला सा। तो इसका ये ऐस नुमा, जैसे ऐस बोलते हैं। ठीक है, तो ये धुआं जो होता है इसमें आप देखोगे तो पी या जो इसके ppm जो कण होते हैं, जैसे 2.5 है या 10 है, कि ये काफ़ी 10 जो 10 वाले अणु हैं वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आप देखोगे तो ये ऊर्जा में जरूर परिवर्तित होता है, कम मात्रा में होता है, क्योंकि इसमें कोयला की मात्रा है बहुत कम होती है। कोयला हमेशा याद रखना जब उसे जलाते हैं, समझ रहे हो, जब उसे जलाते हैं तो दो फॉर्म में जलता है। देखो, एक तो देखो कार्बन जैसे जला, एक तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और एक कार्बन डाई ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, समझ रहे हो। तो ये काफ़ी घातक होता है इसकी तुलना में। तो इसका मतलब है कि जो कार्बन है जब उसे ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो ऑक्सीजन क्रिया अगर सही से सप्लाई नहीं हो पा रही, उसके अंदर सही सप्लाई नहीं हो पा रही है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का रूप ले लेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन क्रिया ठीक से मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। ये एक्चुअली में अगर देखोगे तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि जब हम कार्बन को किसी ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, यानी कि ये एक प्रकार का नवजात ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीकारक एक प्रकार का पदार्थ है, राइट। ये ऑक्सीकारक है, जो मतलब बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, उनको हम ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं। और जो ऑक्सीकरण होता है उसमें ऑक्सीजन से क्रिया होती है, जबकि ऑक्सीकारक इसके विपरीत है। ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन मुक्त होती है नवजात के रूप में। नवजात का मतलब है मतलब नया नया जैसे बोलते हैं। तो वही ऑक्सीजन से अगर कार्बन का आप क्रिया कराओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है ना वो न्यू है, वो ऑक्सीजन न्यू है, तो वो पूर्ण दहन नहीं कर पाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड बन जाएगी। अगर वही ऑक्सीजन ने थोड़ा ठीक ठाक है, ऑक्सीजन ठीक ठाक है, तो वही जो है वो ऑक्सीकरण कराओगे कार्बन से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, समझ रहे हो। तो इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि पीट कोयला जो होता है उसमें आपको जहरीले पदार्थ देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में ये दो समझा दिए। तो पीट कोयला आप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप जानते हो लिग्नाइट कोयला। ठीक, ये लिग्नाइट कोयला जो है इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कार्बन की जो मात्रा मिलेगी, कार्बन की जो मात्रा मिलेगी वो आपको 45 से 55% के बीच मिल जाएगी। इसका मतलब है इसकी तुलना में ये थोड़ा ठीक है, इसकी तुलना में थोड़ा ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा ऊर्जा ठीक ठाक देगा, ये लंबे समय तक थोड़ा जलेगा और ठीक ठाक ऊर्जा देगा। लेकिन ये लंबे समय तक जल सकता है लेकिन ऊर्जा नहीं देगा ना। ये जहरीले पदार्थ निकालेगा, जैसे मीथेन छोड़ेगा, ओजोन छोड़ेगा, इसी में फार्मिक अम्ल है, वो भी है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इसमें आप देखोगे तो काफ़ी ऊर्जा का रूप में ये मतलब उत्सर्जित होती है, समझ रहे हो। और आप एक माइंड में देखो क्लियर कर लो कि आप देखोगे ये वाला जो है इसकी तुलना में काफ़ी बेस्ट होता है, इसकी तुलना में काफ़ी ठीक है। देखो 30 से 40% कोयला है, जबकि इसमें 45 से 55% कोयला है। मतलब कोयला का मतलब ये है ऊर्जा, यानी कोयला का मतलब ऊर्जा है, ठीक है, उसका कोई अपशिष्ट नहीं। अब मान लो कि इसका 40 से 45% है, कोई कोयला को जलाओ, ये वाला कोयला जलाओ, इसका 45% अगर ऊर्जा के रूप लेके खत्म हो जा रहा है और 45% इसकी थोड़ा अपशिष्ट बच रहा है, इसका मतलब है कि इसमें ऊर्जा ठीक है, इसमें ऊर्जा ठीक है इसकी तुलना में।
अब इसके बाद ये वाला अगर आप कोयला देखोगे बिटुमिनस, अगर ये कोयला देखोगे बिटुमिनस, तो ये जो कोयला है, ये जो कोयला है आपको काफ़ी मिल जाएगा ठीक ठाक में, जैसे 60 से आपको मिलेगा 75% के बीच, ठीक 60 से 75 या 60 से 70 के बीच रहता है। तो 60 से 75 के बीच में बिटुमिनस जो है, बिटुमिनस जो है इसमें आपको कोयले की मात्रा ठीक मिल जाती है, कोयले की मात्रा ठीक मिल जाएगी 60 से 75 के बीच में, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हो, इसका मतलब है इसकी तुलना में इसके अंतर्गत बिटुमिनस है, इसमें ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक है, इसमें ऊर्जा ज़्यादा है। इसके बाद आता है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो है नंबर 1 का कोयला माना जाता है और ये भारत में बहुत कम देखने को मिलता है, वैसे ये पहले था लेकिन समय के साथ खत्म होता गया है ये भी। तो एंथ्रासाइट जो कोयला है इसमें 90 से 95% कोयला मिलेगा, यानी कि इसका कोई अपशिष्ट बचता ही नहीं, यानी 5% अपशिष्ट बचेगा। यानी कोई एंथ्रासाइट का द्रव्यमान है, अगर उसे आप जलाते हो तो पूर्ण रूप से दहन हो जाएगा, उसकी कोई राख नहीं बचेगी। अगर बचेगी ना तो वो भूरी, यानी कि भूरी नुमा बचेगी। आपने देखी हो कि कभी कभी अच्छा कोयला होता है, जब उसे जलाते हैं तो बाद में जब जल जाता है तो वो भूरा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि पूर्ण रूप से एक प्रकार का उसका दहन हो गया है, अपशिष्ट रूप में जो बचा है वो थोड़ा मात्रा में बचता है और वो भूरा सा हो गया, समझ रहे हो। अगर ऊपर वाले जैसे पीट कोयला, इसको अगर आप जलाओगे ना तो ये भूरा नहीं होता है, ये भूरा नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा, ये काला काला सा रहेगा। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है कि इसमें 90 से 95% ऊर्जा होती है। तो मेन चीज़ें यही होती हैं कि उद्योगों में जब इनका हम प्रयोग करते हैं ना, तो इन्हीं कोयलों का प्रयोग किया जाता है। अब पीट कोयला हम क्यों उद्योगों में यूज करेंगे, क्योंकि इसमें ऊर्जा इतनी होती है। अब मुझे ऊर्जा उद्योगों में ज़्यादा जरूरत चाहिए, राइट, तो फिर पीट कोयला क्यों यूज करेंगे, बिटुमिनस का यूज करेंगे, क्योंकि भारत में जो है बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एंथ्रासाइट तो है ही नहीं, है बहुत कम मात्रा में है, 1-2% बचा होगा, सबसे ज़्यादा यही है, 95-98% तो बिटुमिनस होता है, ठीक है। चलो, तो ये दिमाग में आपके होना चाहिए। चलिए, आप एक दिमाग में और क्लियर कट कर लो, आपने एलपीजी गैस देखी हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो एलपीजी में आप देखोगे जो गैस बनती है, जैसे ब्यूटेन प्रोपेन है, इनसे मिलकर मान लो बनती है, ठीक है, जैसे ब्यूटेन प्रोपेन है। अब बात ये आती है कि उसमें भी कार्बन होता है, लेकिन वो कार्बन का आपने देखा हो पूर्ण दहन हो जाता है, वो कार्बन का पूर्ण दहन हो जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस अवस्था में या कौन सी गैस में कार्बन का पूर्ण दहन होता है, तो वो होता है एलपीजी में। क्योंकि आप देखना, एलपीजी सिलेंडर लेना, ठीक, एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं घरों में यूज किया जाता है, तो उनमें आप देखोगे जब उन्हें हम जलाते हैं, मतलब गैस प्रयोग करते हैं, तो उसमें कभी धुआं देखा है आपने निकलते, ऊपर धुआं जा रहा है गैस का, नहीं जाता, क्योंकि उसमें जो यूज होता है ना कार्बन, वो पूर्ण दहन हो जाता है, राइट, वो पूर्ण दहन हो जाता है। और हमेशा याद रखना कि ब्यूटेन प्रोपेन ये भी हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन इसमें भी होती है, ठीक है। जैसे आपने देखे हो C4H10, राइट, ठीक, इस प्रकार से C2H8, ठीक, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन इन्हीं से तो मिलकर क्या बनती है, गैसें बनती हैं, एलपीजी है, या आपने और अन्य गैसें देखी हो, बहुत सारी गैसें होती हैं, ठीक है। तो यही आपने देखी हो, अलग अलग टाइप में बनती हैं, तो यही इन्हीं से मिलकर बनती हैं, राइट, इन्हीं से मिलकर बनती हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि यही हाइड्रोकार्बन जब जलाते हैं, जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, समझ रहे हो, मान लो यही हाइड्रोकार्बन, ये एलपीजी में ब्यूटेन मान लो प्रोपेन है, ठीक है, ब्यूटेन प्रोपेन, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो एन लगता है ना, एन, ठीक है, ईन है, आयन है, एन है, एन ईन आयन, आपने सब पढ़ा हो ना, उसी से ब्यूटेन प्रोपेन है ना। तो अब मान लो इनसे मिलकर क्या बन गई, एलपीजी बन गई। अब एलपीजी जो है ये एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, इनका हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन ये मिक्स अवस्था में होते हैं, राइट, हाइड्रोजन कार्बन ये मिक्स अवस्था में होते हैं। अब बात ये आती है कि एक हम हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, जैसे कि हम इसको उठा लेते हैं C4H10 को, ठीक, उठा लिया। अब इसको हम जब क्रिया करेंगे ऑक्सीजन से, मान लो C4H10 ये एलपीजी में भरा है, अब इसे जब जलाते हैं तो किससे क्रिया होगी, ऑक्सीजन से, ऑब्वियसली ऑक्सीजन से होगी।
तो ये क्या बनाएगी, ये क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी प्लस H2O। ठीक है, तो क्या इसमें एक्स्ट्रा कार्बन छूटा, नहीं, क्या एक्स्ट्रा कार्बन छूटा, नहीं छूटा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया करोगे तो इनका पूर्ण दहन हो जाता है, क्या हो जाता है, पूर्ण दहन हो जाता है। इसलिए एलपीजी जो होती है जब उसे ऑक्सीजन से क्रिया होती है, उसकी जो गैस होती है उसमें जब क्रिया होती है तो वो एक्चुअली में आपने देखा हो कभी भी वो कार्बन रूप में ऊपर नहीं जाती है, वो एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड रूप में जाती है, राइट। लेकिन ऑक्साइड रूप में जरूर जाती है वो, लेकिन बर्तन को करिया नहीं करती है, बर्तन को काला नहीं करती है, समझ रहे हो, बर्तन को कभी काला नहीं करती है। अगर बर्तन काला हो रहा है, सुनना मेरी बात, बर्तन अगर काला हो रहा है वो अंदर से होता है। अगर आपने देखा हो काफी बर्तन होते हैं, गैस में एलपीजी गैस है उसमें भी काले हो जाते हैं, लेकिन अंदर होंगे, अंदर साइड में। तो अंदर साइड में अगर देखें हो जो काले हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें अगर जो भी पदार्थ है भरा है वो जल रहा है, वो जलता है ना, जब वो जलता है तो वो एक्चुअली में देखा हो पूर्ण रूप से दहन उसका देखा हो अपने नहीं होता है, वो जलने लगता है, राइट, वो जलने लगता है तो आपने देखा हो बर्तन में ही अंदर से चिपकने लगता है, तो उससे वो काला काला हो जाता है। लेकिन कभी बाहरी बाहरी बाहर से देखा है आपने कोई बर्तन काला होते हुए, नहीं देखा होगा। उसमें आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित जो होती है वो एक्चुअली में देखोगे आप वो काला नहीं करती है, कभी बर्तन काला नहीं करती है, लेकिन कार्बन कर देता है। कार्बन जो होता है उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, वो कर देता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन जो एलपीजी गैस होती है, इसमें हाइड्रोकार्बन जो पदार्थ होते हैं वो उनका ऑक्सीजन से क्रिया होती है, उनका पूर्ण दहन हो जाता है, उनका पूर्ण दहन हो जाता है। तो इसका मतलब उसमें अपशिष्ट के रूप में कोई कार्बन नहीं बचता है, तो वो काला नहीं करेगा। चलो अब बात ये आती है कि मीथेन देख लो, अगर हम मीथेन की बात कर लेते हैं। अब जैसे मीथेन है तो मीथेन अगर आप देखोगे CH4, राइट, अगर आप इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराओ, ठीक, इसकी अगर आप ऑक्सीजन से क्रिया कराओ तो क्या क्या निकलता है, इससे आप देखोगे CO2 भी निकलेगा, प्लस में H2O भी निकलेगा, और इसमें एक्स्ट्रा ये कार्बन निकलता है, ये एक्स्ट्रा कार्बन निकलता है। तो यही जो कार्बन है ना ये आपके बर्तन को काला कर देता है। तो आपने चूल्हे देखे हैं ना, चूल्हे, तो चूल्हे में जो लकड़ियां जलाते हैं उसमें मीथेन होता है, समझ रहे हो, उसमें क्या होता है, मीथेन। तो हमेशा याद रखना जितने भी आपको पेड़ पौधे मिलेंगे ना उनको अगर आप जलाओगे तो ओबियसली उसमें मीथेन मिलता ही है, मीथेन मिलता है, और भी गैस अन्य गैसें मिल जाती, नाइट्रोजन मिल जाएगी, फार्मिक अम्ल भी होता है उसमें, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर वही मीथेन को अगर आप ऑक्सीजन से क्रिया कराते हो ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही, H2O भी बनेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा, जलवाष्प होता है तो ऊपर जाता है, जलवाष्प भी होता है साथ में, तो वो भी जाएगा। लेकिन ये जो कार्बन मीथेन जो है उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, तो एक्स्ट्रा कार्बन छोड़ देती है ये वाला, यही जो है वो बर्तन को क्या कर देता है, काला कर देता है, राइट। ये क्या कर देता है, बर्तन को काला कर देता है। अब समझ में आपको आ गया होगा कि बर्तन कैसे काले होते हैं। वो बर्तन एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन से काले नहीं होते हैं, वो मीथेन की वजह से काले होते हैं, क्योंकि मीथेन में आप देखोगे जो कार्बन पाया जाता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके पूर्ण दहन नहीं हो पाता है उसका, समझ रहे हो, जबकि हाइड्रोकार्बन जो पदार्थ होते हैं वो उनका पूर्ण दहन हो जाता है। चलो, तो बेसिक चीजें हैं, आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इसी वजह से आप देखोगे जो एंथ्रासाइड एक प्रकार का कोयला है, ये बेस्ट क्वालिटी कोयला होता है, और आपको भारत में ये राजस्थान वाले क्षेत्र में कहीं आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। वैसे तो इसकी अवस्था है धीरे धीरे खत्म ही हो गई है, जबकि भारत में जो कोयला मिलेगा 95 से 98% है, राइट, 95-98% है, वो आपको कहाँ मिलेगा, बिटुमिनस, ठीक, इसमें 60 से 75%, तो यही उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। इसकी भी मात्रा है बहुत कम मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यही मिलता है, क्योंकि ये जो कोयला है ये आपको मिलेगा कार्बोनिफेरस युग में, जब उथल पुथल हुई थी तब ये एंथ्रासाइड कोयला बना था, राइट। एंथ्रासाइड कोयला कब बना था, जब कार्बोनिफेरस युग में उथल पुथल हुई थी, मैंने आपको 25 करोड़ वर्ष पहले बताया था ये वाला, तब इस समय जब उथल पुथल हुई थी तब ये कोयला बना था, उसी समय का ये कोयला है, ठीक है। लेकिन दोबारा से फिर से उथल पुथल हो गई गोंडवाना श्रम में, ठीक, ये हमने आपको दोबारा से बताया ना, ये गोंडवाना वाला क्षेत्र, ये 10 से 12 करोड़ वर्ष पूर्व फिर से उथल पुथल हुई, तो फिर ये और नीचे दब गया, और नीचे दब गया। तो आप ये भले ही पृथ्वी में होगा होगा बिल्कुल नीचे होगा, क्या आपके पास ऐसी तकनीक है जो नीचे से उत्खनन कर सको, नहीं कर सकते ना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जा सकते हो तो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर,
इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, अब पृथ्वी में आप 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तो जा नहीं सकते, तो वहाँ पर पाया जाता होगा एंथ्रासाइट कोयला, राइट, वहाँ पे पाया जाता होगा, तो उसे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि भारत जो पृथ्वी जो है वो तो खनिज संपदाओं से भरी पड़ी है। अब तुम जितना निकाल पाओ उतना निकाल सकते हो, दोहन कर पाओ। अब बिटुमिनस जो है, आप बिटुमिनस देखोगे तो ये वाला जो है ना, ये आपको दोबारा जब उथल पुथल हुई 10 से 12 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, तो उस समय ये बिटुमिनस कोयला बना था। उस समय जो पेड़ पौधे दबे थे उसका जो कोयला निकलता है वो बिटुमिनस रूप में है, उसमें 60 से 75% आपको ऊर्जा मिलेगी। ये भी जो है ये भी उसी के समय के हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम मिलेगी। सबसे ज़्यादा बिटुमिनस है आपको भारत में मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाते हैं लेकिन ये कम मात्रा में मिलेंगे, जबकि बिटुमिनस है वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा मिलता है, और एंथ्रासाइट तो एक प्रकार से मिलता ही नहीं चलिए, तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए, दोनों चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद चलो, अब बात ये आती है कि सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे जो कोयला पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाता है वो आपको चीन में मिलेगा, राइट। सबसे ज्यादा उत्पादन के क्षेत्र में जो कोयला है आपको कहाँ मिलेगा, चाइना में, यानी कि चीन में, ठीक है, चीन में मिलेगा। जबकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत में इस कोयला का काफ़ी ज़्यादा उपभोग होता है, चीन में भी होता है, चीन में बहुत सारे उद्योग हैं, चीन में भी होता है, तो भारत भी उपभोग की दृष्टि से कम नहीं है। भारत में बहुत सारे उद्योग हैं, उन उद्योगों में जो बिटुमिनस जो कोयला है वो प्रयोग किया जाता है, और बिटुमिनस जो कोयला है उसका प्रयोग होता है भारत में। तो भारत में आपने देखे हो जो ताप विद्युत जितने भी आपने ताप विद्युत से संबंधित उद्योग देखे हो, उसमें जो कोयला होता है उसका प्रयोग किया जाता है, राइट। ताप विद्युत यानी बिजली बनाने में भी कोयला का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत ने अब तो देखा हो कि कोयला पे बहुत कम भारत ने बल देता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोयला धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, राइट। अब सतत विकास के लिए भी तो कोयला होना चाहिए, आगे समय के साथ में पीढ़ी आएगी, उसको क्या चाहिए ना, उसे भी तो चाहिए। अगर तुम ही सब दोहन कर लोगे तो फिर आगे वाली पीढ़ी क्या देखेगी, उसको भी तो यूज करना है। तो भारत ने देखा हो अलग अलग प्रकार के हाइड्रो से बिजली बनाने लगी, हाइड्रोजन से बिजली भी बनती है, राइट। आपने देखा हो कि भूतापीय ऊर्जा देखी हो, इसके बाद सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जाएं हैं, अक्षय ऊर्जा पे, नवीकरणीय ऊर्जा पे भारत ने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, बिजली बनाने में नवीकरणीय ऊर्जाएं, राइट। जबकि कोयला पे अब भारत थोड़ा कम बल दे रहा है, क्योंकि कोयला हमारे पे बहुत कम बचा है, तो उस हिसाब से भारत है थोड़ा थोड़ा यूज कर रहा है, उद्योग क्षेत्र है उसमें थोड़ा यूज कर रहा है। लेकिन बिजली बनाने में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा पे ज़्यादा फोकस दिया है, ठीक है। तो 2030 तक 500 गीगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है भारत ने, तो वो भी कंप्लीट कर लेगा। चलिए, अब बात ये आती है कि कोयला में भारत की बात की जाए तो भारत में जैसे उपयोग के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखोगे तो ताप विद्युत, ठीक है, ताप विद्युत वाले जितने भी उद्योग हैं, बिजली बनाने में जितने भी उद्योग होते हैं उसमें ये कोयला का प्रयोग किया जाता है। यानी कोयला से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे क्या बनाई जाती है, बिजली, राइट, उससे क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। तो जितने भी आपने देखे हो ताप विद्युत वाले, यानी कि ताप से, अब तो ताप आपको अलग अलग बहुत सारी नवी अक्षय अक्षय ऊर्जा है, जैसे अक्षय नवीकरणीय ऊर्जाएं हैं, उसके तहत गवर्नमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है, ताप का निर्माण कर रही है, बिजली उत्पादन कर रही है, राइट। तो कोयला क्या है, बिजली बनाने में काम आता है। उद्योग जो ताप विद्युत वाले थर्मो, जैसे जो थर्मो वाले जो विद्युत आपने देखे हो, उद्योग देखे हो, उसमें प्रयोग होता है। जैसे एनटीपीसी ले लो, राइट, एनटीपीसी ले लो, ठीक, नेशनल जो जो थर्मो जो कॉरपोरेशन होता है, ठीक है, एनटीपीसी है, ये आपको मिल जाएगी, एनटीपीसी है। तो एनटीपीसी आपको उत्तर प्रदेश में भी मिल जाती है, ठीक, औरैया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे एनटीपीसी है। वहाँ पे आप देखोगे ताप विद्युत भी बनाई जाती है। तो एनटीपीसी एक प्रकार की एक महारत्न कंपनी है। तो एनटीपीसी महारत्न कंपनी है और गवर्नमेंट की कंपनी के तहत जितने भी आपको बिजली विभाग से संबंधित जो ताप विद्युत संबंधित जो भी
बिजली उत्पादन करते हैं वो एनटीपीसी के अंतर्गत आते हैं। तो एनटीपीसी एक प्रकार की नेशनल थर्मो स्टेट टेम्परेचर जो कंपनी है, राइट, उसके कॉरपोरेशन है, उसके तहत ये बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलो तो एनटीपीसी के विषय में समझना आना चाहिए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ आपको मिलता है। तो भारत के क्षेत्र के आधार पर अगर आप समझोगे, क्षेत्रीय आधार पर, तो मैंने आपको दो प्रकार से बताया था कि पहले तो एक आर्कियन युग में, राइट, आर्कियन युग में, तो आर्कियन युग में तो देखने को मिलेगा ही नहीं, बहुत कम है, राजस्थान वाले क्षेत्र में थोड़ा बहुत है। जबकि आप देखोगे तो बिटुमिनस के रूप में है, तो गोंडवाना, गोंडवाना जो लैंड की चट्टानें हैं उनमें मिल जाएगा। तो भारत में क्षेत्रीय आधार पर अगर आप देखोगे तो आप देख लो, सबसे अच्छे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको लगभग में 98% आपको बिटुमिनस कोयला मिलता है, राइट, बिटुमिनस कोयला है वो 98% मिलता है। और आपको ये कहाँ मिलेगा, वैसे सबसे ज़्यादा बात, ये 98% टोटल नहीं हम बात कर रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो भाग है वो आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। जो छोटा नागपुर का पठार आपने देखा हो, ये कोयला के लिए बहुत समृद्ध है, लेकिन जरूरी नहीं कोयला के लिए ही है, ये अन्य भी धातु मिलेंगे, बहुत सारे धातुविक पदार्थ मिलते हैं उसमें। तो छोटा नागपुर का पठार है, ये आपको भारत का रूर है, भारत का जो रूर है छोटा नागपुर को पठार बोलते हैं। तो रूर जो क्षेत्र है, रूर जो क्षेत्र है वो आपको जर्मनी में मिलेगा। ठीक है, रूर क्षेत्र है वो भी खनिज संपदा के लिए काफ़ी समृद्ध है। इसी प्रकार से भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है इसमें भी खनिज संपदा से ये भी समृद्ध है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो खनिज संपदा मिलती है वो है बिटुमिनस कोयला, राइट। तो छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर का पठार है आपको कई राज्यों में मिलता है। तो जैसे आप झारखंड ले लो, सबसे ज़्यादा इसका विस्तार झारखंड में मिलेगा। झारखंड के बाद आप पश्चिम बंगाल देख लो, ठीक, इसके बाद आप उड़ीसा देख लो, राइट, छत्तीसगढ़ देख लो। तो इन क्षेत्रों में आपको मिल जाएगा। कुछ कुछ हिस्सा इसका एमपी में भी आ जाता है, लेकिन वो इसको हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो चार राज्य हैं, ये जो चार राज्य हैं ये छोटा नागपुर के पठार में ही फैले हुए हैं। यहीं पर छोटा नागपुर का पठार एक प्रकार का काफ़ी उचास में एक पठार है। ठीक है, उसमें क्या है, निरंतर उत्खनन होता रहता है। तो वहीं पर आपने देखे हो अलग अलग प्लांट भी स्थापित, आपने देखे हो नदियाँ भी हैं वहाँ से, जैसे दामोदर नदी है, ठीक है, ये नदियाँ वहीं से बहकर जाती हैं, दामोदर है, महानदी है, ये समझ में आना चाहिए। तो ये जो नदियाँ हैं, इन नदियाँ पे आप देखें बहुत सारे प्लांट आपको स्थापित मिलेंगे। वो हम आपको जब इंडस्ट्रियल उद्योग पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल से समझा देंगे, यहाँ पे नहीं समझना है। तो छोटा नागपुर का पठार है, ये 4 राज्यों में लगभग विस्तृत है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो छोटा नागपुर के पठार में जो खदानें हैं जैसे आपको मिल जाएंगी वहाँ पे यही जो छोटा नागपुर का पठार है ये भी कई भागों में विभाजित है। जैसे कि आपको रांची का पठार है, ठीक है, हजारीबाग का पठार है, इसी के अंतर्गत आ जाता है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार है। तो ये इस प्रकार से पठार और भी हैं पठार, ठीक है। तो रांची पठार, हजारीबाग का पठार है, इसी में शामिल कर लेते हैं, इसी में ही आते हैं वो। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार काफ़ी बड़ा पठार है और उसमें छोटे छोटे उसके काफ़ी उपक्षेत्र भी हैं। तो वो भी रांची का या हजारीबाग का भी पठार है, उसको हम शामिल कर लेते हैं उसी में। चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको जैसे झारखंड है, तो झारखंड वाले जो क्षेत्र हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो झारखंड वाला भी क्षेत्र है, उसमें आपको मिलेगा, जैसे कि देखा हो आपने धनबाद है, राइट, उसमें आपको मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में आप देखोगे रानीगंज की खदान है, रानीगंज की खदान है, उसमें आपको मिलेगा, राइट, रानीगंज की खदान है, उसमें आपको मिल जाएगा। उड़ीसा में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगी क्योंझर है, मयूरभंज है, ये आपकी बहुत ही फेमस खदानें हैं। लेकिन ये आप देखोगे और भी खनिज संपदाओं के लिए समृद्ध है। हम आगे जब डिटेल से समझाएंगे तो जितनी भी आपको उड़ीसा में जितनी भी आपके धातु पदार्थ मिलेंगे या चाहे धात्विक हों, वो क्योंझर और मयूरभंज, यही 2 खदान है, यहीं से सब कुछ मिलता है, राइट। छत्तीसगढ़ आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में आपको कोरबा की खदान मिल जाएगी, राइट, कोरबा की खदान है, काफ़ी फेमस है।
तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में तो हमने आपको बता ही दिया है कि रानीगंज है, ये सबसे पहली खदान मानी जाती है और सबसे बड़ी खदान है। ठीक, ये सबसे पहली खदान है। चलो, ये दिमाग में आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो क्योंझर मयूरभंज है, उड़ीसा की हैं, छत्तीसगढ़ की कोरबा की खदान है, काफ़ी फेमस है। यहीं पर आप देखोगे तो कोरबा की खदान पे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट स्थित है। इनको हम बाद में समझेंगे, भिलाई प्लांट स्टील कौन सा है, राउरकेला कौन सा है, राइट, कहाँ स्थित है, ये बाद में डिटेल समझेंगे। तो पहले यही समझ लो, छत्तीसगढ़ में आपको कोरबा की खदान मिल जाएगी, उड़ीसा में क्योंझर मयूरभंज की खदान मिलेगी, और पश्चिम बंगाल में आपको रानीगंज की खदान मिल जाएगी। इसके बाद धनबाद की खदान है, पलामू की खदान है, ये आपको कहाँ मिलेगी, झारखंड में मिल जाएंगी। ठीक है, तो झारखंड में आपको कौन कौन मिलेगी, पलामू की खदान मिल जाएगी, और इसी में आपको धनबाद है, धनबाद या इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, धनबाद भी बोलते हैं, झरिया है, ठीक है, बोकारो है। ये 4 खदानें हैं आपको झारखंड में मिल जाएंगी, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा इसका छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है, तो वहाँ पर कई सारी खदानें हैं। ठीक है, तो यही खदानें आपको झारखंड में मिल जाएंगी। पश्चिम बंगाल में सबसे फेमस है रानीगंज की, उड़ीसा में है क्योंझर मयूरभंज की, छत्तीसगढ़ में कोरबा की खदान। ये खदानें हैं और काफ़ी फेमस हैं, और ये छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ही आती हैं, काफ़ी फेमस हैं किसमें, बिटुमिनस कोयला के लिए। और इसमें बिटुमिनस ही केवल नहीं है, इसमें आपको पीट कोयला भी मिल जाएगा, लिग्नाइट भी मिल जाएगा, राइट। लेकिन इनकी मात्रा जो है बहुत कम है, लेकिन ये भी इसमें मिल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा है बिटुमिनस है, लेकिन एंथ्रासाइट कोयला इसमें आपको नहीं मिलता है। ठीक है, ये समझ में आपको आना चाहिए। चलो, दूसरी बात है कि जो कोयला होता है ना, ये कैसी चट्टानों में पाया जाता है, तो ये अपसादी चट्टानें होती हैं, उसमें आपको मिलता है, अपसादी चट्टानें। वैसे आर्किन की अगर आप चट्टानें देखोगे ना, ये भी अगर आप देखोगे तो इसमें ज़रूर मिलता है, लेकिन ये चट्टान का परिवर्तित रूप यानी केमिकल फॉर्म में। आर्किन युग की चट्टानें जो होती हैं, इसका एक केमिकल फॉर्म होता है, तो कार्बोनिफॉल जो केमिकल जो फॉर्म हो जाएगा वो ग्रेनाइट से अपसादी में बदल जाता है, राइट। इसमें बदलता है अपसादी में, तो अपसादी चट्टानें जो आर्किन युग की जो केमिकल फॉर्म में रही हैं, उसमें आपको ये कोयला मिलता है। तो अपसादी प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, जो कोयला प्राप्त होता है ना, वो कौन सी चट्टानों में होता है, वो अपसादी चट्टानें जो होती हैं। और अपसादी चट्टानें हमेशा याद रखना, ये एक प्रकार की छिद्रनुमा होती हैं। ठीक है, छिद्रनुमा होती हैं, इसको हम डिटेल से पहले ही समझा चुके हैं, अपसादी छिद्रनुमा होती हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसमें परतदार होती हैं, राइट, इस प्रकार से परतदार होती हैं, तो इसमें सांस होती है इस प्रकार से। तो उसी में ये देखने को मिलेगा, अपसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें मिल जाता है। चलो, तो इतना समझ में आना चाहिए आपको, गौड़माणा क्रम की जो चट्टानें रही हैं, ठीक है, वो प्रकार की अपसादी चट्टानें रही हैं, टर्सरी युग की चट्टानें हैं, वो आपको अपसादी प्रकार की चट्टानें हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बात ये आती है कि अगर जैसे रानीगंज है, तो रानीगंज में भी आपको जैसे स्टील प्लांट मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है, ठीक है, दुर्गापुर एक क्षेत्र है, शहर का नाम है, वहीं पर स्टील प्लांट स्थापित किया गया उसी के नाम से, वो पश्चिम बंगाल में है। वहाँ पे जो खदान है रानीगंज की, वहाँ स्थित मिलेगा। राउरकेला आपने देखा हो, राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो उड़ीसा में मिल जाएगा, राइट। उड़ीसा में क्योंझर मयूरभंज है, वहाँ पे खदानें हैं, वहीं पे स्टील प्लांट है, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जितने उद्योग है ना, उद्योगों में ये कोयला का यूज किया जाता है। चलिए, अगर परत की बात की जाए, जैसे कि सबसे मोटी परत यानी कोयला की सबसे मोटी परत है, विश्व की बात करते हैं तो कोयला की सबसे मोटी परत अगर विश्व में देखोगे तो वो आपको कौन में कहाँ मिलेगी, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे जो देश है, वहाँ पर आपको ये कोयला की सबसे मोटी परत देखने को मिल जाएगी विश्व में, ठीक है। क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में आपको कोयला की जो सबसे मोटी परत है
पाइपलाइन, जैसे मतलब एक प्रकार की पाइपलाइन होती है कोयले की, मतलब जो अपसादी चट्टान है उसमें एक सांसनुमा मतलब उसमें कोयला हो, तो मोटी जो परत है, राइट, मोटी जो परत है वो आपको कहाँ मिलेगी? मध्य प्रदेश में, एमपी में। कहाँ मिलेगी? एमपी में। तो एमपी में भी कोयला मिलता है, राइट, एमपी में भी कोयला मिलता है, ये माइंड में आपको सेट होना चाहिए, ठीक है। वैसे एमपी में आप देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, छोटा नागपुर का पठार, बहुत कम आता है, लेकिन एमपी में आपको सबसे मोटी परत कोयला की मिल जाती है, इसलिए ये कोयला की दृष्टि से एमपी भी ठीक ठाक है, इसको भी शामिल कर लेते हैं। चलिए, तो कोयला के संदर्भ में इतना डिटेल आपको समझ में आना चाहिए। और कोयला हमेशा याद रखना, भारत में अगर देखने को मिलेगा तो दक्षिण भारत में भी मिल जाएगा, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और उसमें क्षेत्र में लगा लगा है, वहाँ भी मिल जाएगा, राइट। साथ ही साथ मध्य भारत में तो आपको मिलता ही है। तो ये आपको दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए। उम्मीद करते हैं खनिज संपदा के अंतर्गत आपको कोयला के संदर्भ में डिटेल से समझ में आ गया होगा, कैसे कहाँ पाया जाता है, कौन सी चट्टान मिलता है, और इसमें कौन कौन से फॉर्म होते हैं, और सबको अलग अलग प्रकार से क्या गुणवत्ता के आधार पर कैसे क्या है, सबको हमने डिटेल से समझा दिया है। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा हुआ, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।